हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन। तो आज हम दिस डे इन हिस्ट्री की जो हमारी सीरीज़ है उसमें 24 सितंबर की जो हिस्ट्री है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि आज का दिन इतिहास में किस तरीके से महत्वपूर्ण था। ये जो दिस डे इन हिस्ट्री हम देखते हैं इससे हमको दो चीज़ें फ़ायदा होती है। एक तो हमें हिस्ट्री के बारे में पता लगता है, दूसरा इसके साथ ही हम कुछ और भी स्टैटिक फैक्ट देखते हैं जो कि आपकी जो स्टैटिक जीके का पार्ट है, स्टैटिक जीएस का पार्ट है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसके साथ ही इसमें हम काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस के आप जब जवाब देते हैं तो अगर वो आंसर आपका गलत भी होता है तो वो कहीं ना कहीं आपकी मेमोरी में इम्प्रिंट हो जाता है और आप वही गलती दूसरी बार नहीं दोहराते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस डे इन हिस्ट्री में हमारा आज का पहला जो पॉइंट है वो है 1861 का। तो 1861 में आज के दिन क्या हुआ था, भीकाजी कामा का जन्म हुआ था। तो ये है भीकाजी कामा। भीकाजी कामा जो है वो वुमेन्स के राइट को लेके, महिलाओं के अधिकार को लेकर स्वतंत्रता से पहले एक बहुत ही बुलंद आवाज थी। ये एक प्रकार से स्वतंत्रता की लड़ाई में इन्होंने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर रही थी उस समय। इन्हें बोला जाता था द मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशनरी। तो ये क्यों बोला जाता था ये भी हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये जो भीकाजी कामा है ये मैंने आपको बताया एक बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर थी और इन्होंने जो रिवॉल्यूशनरी मीन था फ्रीडम पाने का, स्वतंत्रता पाने का, उसका साथ दिया था और उसे सही माना था, उसका सपोर्ट किया था। रिवॉल्यूशनरी मीन क्या था कि दंगे फसाद करके या फिर रिवॉल्यूशन से हिंसा के साथ में हम फ्रीडम प्राप्त करें। और वहीं पे पता है आपको कि जो महात्मा गांधी थे, गांधी जी थे, उनका तरीका था फ्रीडम प्राप्त करने का अहिंसा का। तो कई जो रिवॉल्यूशनरी लीडर्स थे उनमें भीकाजी कामा भी एक थी। शी वॉज एन एमिनेंट पर्सनैलिटी इन द अभिनव भारत सोसाइटी। अब अभिनव भारत सोसाइटी क्या थी ये आपको पता होना चाहिए। तो अभिनव भारत सोसाइटी जो थी वो उन लोगों की एक प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन थी जो लोग भारत के बाहर से और मेनली यूरोप से भारत की जो स्वतंत्रता है उसमें भाग ले रहे थे। तो कई लीडर्स ऐसे थे जो भारत में नहीं रहते थे, जो यूरोप में रहते थे। जैसे इनमें एक भीकाजी कामा है, ये पहले भारत में ही रहती थी। इनके द्वारा स्वतंत्रता के लिए कई प्रकार के कार्य किए गए, वुमेन्स राइट के लिए इनके द्वारा कई प्रकार के कार्य किए गए, लेकिन इनका जो प्रोमिनेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, जिससे ब्रिटिश सरकार जो है वो परेशान थी और उन्होंने इन्हें भारत से निकाल दिया था और इनके भारत वापस आने पर बैन लगा दिया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये लंदन में रहने लगी और वहाँ से इनके द्वारा जो रिवॉल्यूशनरी लीडर्स थे, जिनके द्वारा जो बॉम्बिंग की जाती थी या इस तरीके की गतिविधियां की जाती थी, तो उनका साथ दिया जाता था। इनका वहाँ पर जो घर था वो एक प्रकार से ये रिवॉल्यूशनरी लीडर्स की वहाँ पे कोई मीटिंग होती थी तो इस स्थान पर होती थी, इसलिए इन्हें द मदर ऑफ रिवॉल्यूशनरीज भी कहा जाता है। और यहाँ पर आपने देखा कि ये जो अभिनव भारत सोसाइटी है जो कि यूरोप में रहने वाले लीडर्स के लिए थी, तो उसमें भी इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके साथ ही जो बॉम्बिंग की जाती थी यंग रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा, उनको ट्रेनिंग देने का काम भी इनके द्वारा किया जाता था। इसके साथ ही इनके नाम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है इनके नाम पे कि इनने अगस्त 22 1907 को स्टुटगार्ट जो कि जर्मनी में है वहाँ पर पहली बार भारत के बाहर में जो भारत का फ्लैग है, जो झंडा है, वो फहराया था। तो ये झंडा था जो कि इन्होंने स्टुटगार्ट जो कि जर्मनी में एक स्थान है, वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहाँ पर उनके द्वारा भारत के बाहर पहली बार भारतीय झंडा जो है वो फहराया गया था 1907 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ये जो झंडा है इसमें ये देखिए कुछ साइन बने हुए थे, तो ये 8 साइन जो बने हुए थे ये प्रेजेंट करते हैं उस समय इंडिया में जो 8 प्रोविंस थी, 8 प्रांत थे। इसके अलावा यहाँ पर एक सूर्य बना हुआ है और एक चांद बना हुआ है, तो ये हिंदू मुस्लिम एकता को दर्शाता है। और इसके साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं वंदे मातरम लिखा हुआ है। तो ये जो झंडा है ये एक तरीके से बाद में हमारा जो नेशनल फ्लैग बना उसके लिए एक तरीके का टेम्पलेट था। और इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसमें अभी भी ये जो ग्रीन और केसरिया कलर है, ये जो रेड कलर है, इसे हटाकर व्हाइट कर दिया गया है। तो एक तरीके से ये टेम्पलेट था हमारा जो झंडा बना उसके लिए भी। साथ ही अभी जो ये झंडा है वो सोशलिस्ट लीडर इंदुलाल योगिक जो हैं उनके द्वारा भारत में लाया गया था और अभी भी ये मराठा और केसरी लाइब्रेरी जो है पुणे वहां पर डिस्प्ले किया हुआ है। अगर इस झंडे को डिजाइन किसने किया था उसकी बात करें तो इसे डिजाइन ये जो कामा थी इनके द्वारा किया गया था और इसमें साथ ही श्यामजी कृष्ण वर्मा थे
इन दोनों ने मिलकर इस झंडे को डिज़ाइन किया था। तो इस तरीके से ये भीकाजी कामा जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इनके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पूना पैक्ट को लेकर। तो पूना पैक्ट जो है वो भी मॉडर्न हिस्ट्री में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूना पैक्ट के लिए सिंपली पूछ लिया जाता है पूना पैक्ट जो है वो किन दो पर्सनैलिटी के बीच में, किन दो लीडर्स के बीच में साइन हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए जो पूना पैक्ट है वो 1932 में साइन हुआ था, और ये साइन हुआ था भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। कहाँ साइन हुआ था? तो ये पुणे की जो यदरवा सेंट्रल जेल है जहाँ पर गांधी जी उस समय थे, वहाँ साइन हुआ था। इसके बाद में गांधी जी ने अपना जो फास्ट अंटिल डेथ है वो तोड़ा था। ये एक प्रकार से जो अनटचेबल्स है, जो अछूत बोले जाते थे, उनके राइट्स को लेकर साइन हुआ था। तो हुआ क्या था कि ब्रिटिशर्स ने एक कम्युनल अवार्ड अनाउंस किया था। ये जो कम्युनल अवार्ड था इसके अंतर्गत एक टूल का यूज़ किया गया था ताकि भारत में जो डिवाइड और रूल की पॉलिसी है वो अपनाई जा सके और भारत में लोगों को डिवाइड किया जा सके। लेकिन महात्मा गांधी को ये समझ में आ गया था कि ये एक प्रकार से अंग्रेज़ों की चाल है भारतीयों को डिवाइड करने के लिए, और इंडियन नेशनलिज्म जो है, राष्ट्रीयता जो है भारत की, उस पर एक प्रकार से अटैक था। तो इस कारण गांधी जी नहीं चाहते थे कि ये जो कम्युनल अवार्ड है ये इम्प्लीमेंट हो, और इसे इम्प्लीमेंट नहीं करने के लिए गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक की थी। ये जो कम्युनल अवार्ड में सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी दलित के लिए। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है कि मान लीजिए एक स्थान है, वहां पर इलेक्शन हो रहे हैं, तो सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होगा कि जो दलित जनता है, जिन्हें अनटचेबल्स बोला जाता था उस समय, उनका जो ग्रुप है वो अपने में से ही लीडर चुनेगा और उनको वोट भी उन्हीं के द्वारा दिया जाएगा। जैसे अगर सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए होता है तो सिर्फ मुस्लिम लोग हैं वही वोट देंगे, और उसमें से जो चुना जाएगा व्यक्तित्व वो भी मुस्लिम होगा। लेकिन इसको एक्सेप्ट नहीं करते हुए जो भीमराव अंबेडकर है और गांधी जी है, उनके बीच में पैक्ट साइन हुआ। भीमराव अंबेडकर जो है वो आपको पता होगा कि दलितों का सबसे ज़्यादा उनने दलितों के लिए काम किया था, और उनके साथ में गांधी जी ने पैक्ट किया ताकि जो दलितों का समर्थन है वो भी किया जा सके, और देश में जो विभिन्न जाति, समाज या फिर क्लास है उनके बीच में डिवाइड ना आए। तो उसमें उनने ये एक्सेप्ट किया कि ऐसे सेपरेट इलेक्टोरेट करने की जगह हम दलितों को रिजर्वेशन देंगे सीट को लेकर। रिजर्वेशन का मतलब है कि जैसे किसी स्थान पर किसी नगर पालिका या नगर परिषद के लिए चुनाव लड़े जाने हैं, उसमें कुल 10 व्यक्ति जो हैं वो आने हैं, तो उसमें से 4 जो हैं वो दलित ही होंगे। तो इस तरीके का रिजर्वेशन दिया गया, जो आपको अभी भी पता है होता है। क्या होता है अभी कि कई जैसे स्थानों पर चुनाव होते हैं तो उसमें होता है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में एससी को ही सीट दी जाएगी, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में एसटी को ही सीट दी जाएगी। इसलिए ये जो पूना पैक्ट है वो लाया गया था ताकि हिंदू सोसाइटी जो है उसमें डिवाइड न किया जा सके ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो ये पूना पैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद रखिएगा पूना पैक्ट किस किस के बीच में साइन हुआ था, किस समय साइन हुआ था, और पूना पैक्ट क्या है। ये तीनों चीज़ें जो है वो मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में बताई है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है 1932 में ही क्या हुआ था, रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट थी वाडेदर, ये बंगाल की थी, और ये पहली वुमेन बनी थी जिन्होंने अपनी जो लाइफ है वो इंडिपेंडेंस के लिए दी थी देश के। मतलब ये पहली महिला बनी थी जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। तो इस तरीके से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में, इनने जब अपनी देश की आज़ादी के लिए प्राण न्यौछावर करे तब इनकी उम्र जो है वो केवल 21 वर्ष की थी। ये एक रिवॉल्यूशनरी थी और इसलिए इन्हें बोला जाता है वीर कन्या। ये बंगाल की थी। ये थी उस समय चित्तगोंग की। चित्तगोंग जो है वो अब बांग्लादेश का हिस्सा है। तो 1932 में जब इन्होंने आज़ादी में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए तो उस समय क्या था कि ये सूर्य सेन के साथ में काम करती थी। सूर्य सेन जो थे वो भी एक रिवॉल्यूशनरी लीडर थे तो इनने एक प्लान बनाया था जिसके अंतर्गत एक क्लब था जिसका नाम था पहाड़तली यूरोपियन क्लब। ये नाम आप याद रखिएगा। तो ये क्लब जो है वो जिस स्थान पे था वहाँ पर अटैक किया जाना था। इस क्लब के प्रति एक तरीके से ज़्यादा जो घृणा है या फिर ज़्यादा इनके प्रति गुस्सा इसलिए था क्योंकि इनकी एक साइन बोर्ड था क्लब के बाहर। उस साइन बोर्ड पे लिखा हुआ था डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। तो एक तरीके से ये बहुत ही ऑफेंसिव स्टेटमेंट था इंडियंस के लिए। तो इसको लेकर बहुत आक्रोश था रिवॉल्यूशनरी में और उन्होंने यहाँ पर हमला करने का निर्णय लिया। तो जब इस क्लब पे हमला किया गया तो इसकी लीडर थी प्रीतिलाल वाडेदार और
इनके द्वारा क्या किया गया था कि लोगों को पोटेशियम साइनाइड जो होता है उसके संबंध में भी बताया गया था कि पोटेशियम साइनाइड से क्या होता है, जब आप पोटेशियम साइनाइड खा लेते हैं तो आपकी उसी समय तुरंत मृत्यु हो जाती है। तो जब इनके द्वारा वहाँ पर अटैक किया गया तो ये वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स के द्वारा पकड़ लिए गए थे और कई लोग तो हैं वहाँ से भागने में सफल हुए, लेकिन ये वहाँ से नहीं भाग पाई। तो ऐसे समय में इनने ब्रिटिशर्स के हाथों मरने की जगह जो पोटेशियम साइनाइड होता है, जिसे केसीएन साइंटिफिकली बोला जाता है, इसे खाकर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस तरीके से ये इम्पॉर्टेंट लीडर हो जाती है और ये पहली महिला बनी थी जिन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए, भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आज का जो दिन है वो हिस्ट्री के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन था। इसके बाद में हमारा यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है 1948 में 24 सितंबर को क्या हुआ था, होंडा मोटर कंपनी जो है वो इस्टेब्लिश की गई थी। तो आपको ध्यान रखना है, होंडा मोटर कंपनी बनी थी 1948 में। होंडा कंपनी के बारे में आपको पता है कि ये कहाँ की कंपनी है, तो ये जापान की कंपनी है और ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है। इनके द्वारा प्राइमरीली क्या मैन्युफैक्चर किया जाता है, ऑटोमोबाइल्स, मोटरसाइकिल्स और पावर इक्विपमेंट जो हैं वो। नेक्स्ट पॉइंट है अफ्रीकन कंट्री स्वाजीलैंड जो है उन्होंने यूनाइटेड नेशंस ज्वाइन किया था 1968 में। तो यूनाइटेड नेशंस इस्टेब्लिश कब हुआ था, स्थापना कब हुई थी, ये मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ। तो आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। इसके बाद में स्वाजीलैंड आप देख सकते हैं, ये जगह है जहाँ पर स्वाजीलैंड है। अब हम किसी भी कंट्री की बात करते हैं तो हम वहाँ की कैपिटल की बात करते हैं। तो स्वाजीलैंड की कैपिटल है मबाने और लोबाम्बा। तो ये मबाने जो है वो यहाँ की एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और लोबाम्बा जो है वो यहाँ की लेजिस्लेटिव कैपिटल है। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ आप मैप में और देख सकते हैं, ये कंट्री है लेसोथो। तो ये एक ऐसी कंट्री है जो एक कंट्री के अंदर है। अगर आप इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें तो साउथ अफ्रीका के अंदर एक कंट्री है। तो इससे आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो लेसोथो ऐसी कंट्री है जो एक कंट्री के ज्योग्राफिकली चारों तरफ दूसरी कंट्री से सराउंडेड है। तो यहाँ पर ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ ही यहाँ पर जब हम स्वाजीलैंड की बात कर रहे हैं तो स्वाजीलैंड का अब नाम बदल दिया गया है और स्वाजीलैंड का जो रीनेम है, जो नया नाम है, वो बोला जाता है ई स्वातिनी। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो भी अफ्रीका की ही एक कंट्री से रिलेटेड है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि द अफ्रीकन कंट्री ऑफ सेलरी, द अफ्रीकन कंट्री ऑफ गिनिया बिसाओ, इसने डिक्लेयर किया था खुद को इंडिपेंडेंस पोर्तुगीज से ऑन 24 सितंबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गिनी बिसाओ का आज इंडिपेंडेंस डे है। इन्होंने पोर्तुगीज से, अर्थात जो पुर्तगाली लोग थे, पुर्तगाल था, उससे खुद को स्वतंत्र आज के दिन अनाउंस किया था। तो आपको ध्यान रखना है, ये कंट्री जो है उस पर पोर्तुगीज का शासन था, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसकी लोकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये गिनी बिसाओ जो है इसकी कैपिटल है बिसाऊ नाम की। तो यहाँ पर हमने देखा कि हम अफ्रीका की दो कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो अफ्रीका जो है वो केवल ऐसा कॉन्टिनेंट है, केवल ऐसा महाद्वीप है जिससे ये जो तीनों रेखाएं हैं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों होकर गुजरती है। तो आपको पता होगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखा गुजरती है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप होगा। कई बार आप इसको एशिया से कंफ्यूज कर लेते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि ये अफ्रीका महाद्वीप है। इसके अलावा अफ्रीका जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है दुनिया में। इसके साथ ही दुनिया का जो सबसे हॉटेस्ट प्लेस है, कौन सा है, इथोपिया, ये भी अफ्रीका में ही है। इथोपिया जो है वो दुनिया का सबसे हॉटेस्ट प्लेस है, सबसे गर्म स्थान है और ये अफ्रीका में स्थित है। इसके साथ ही दुनिया का जो सबसे टॉलेस्ट एनिमल है और जो सबसे लार्जेस्ट एनिमल है वो भी अफ्रीका के हैं। सबसे टॉलेस्ट एनिमल कौन सा है अफ्रीका का, आपको पता होगा, जिराफ। और सबसे लार्जेस्ट एनिमल अफ्रीकन एलिफेंट। तो ये दोनों भी अफ्रीका से ही है। इसके अलावा दुनिया की सबसे लंबी नदी जो है, लॉन्गेस्ट रिवर, ये हमने कल का जो करंट अफेयर था उसमें भी चर्चा करी थी, वो है रिवर नाइल, अर्थात नील नदी, और ये भी अफ्रीका महाद्वीप से होकर ही बहती है। इसके अलावा वर्ल्ड का जो सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है जिसका नाम है सहारा, अर्थात दुनिया का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है, सहारा रेगिस्तान, वो भी अफ्रीका में है। तो अफ्रीका के लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। इसके साथ ही अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पर सबसे लैंड एरिया वाइज सबसे बड़ी कंट्री है अल्जीरिया। इसके साथ ही जो अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है ये काफ़ी बड़ा है, लेकिन एक बहुत लंबे समय तक यहाँ पर कोई भी नहीं रहता था और इसके बारे में
पता ही नहीं था दुनिया को कि ऐसा एक कॉन्टिनेंट भी है हजारों साल तक। इसलिए अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट का नाम भी दिया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डार्क कॉन्टिनेंट किस कॉन्टिनेंट को बोला जाता है, तो वो है अफ्रीका। इसके साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इक्वेटर है ये इस डार्क कॉन्टिनेंट के, इस अफ्रीका के एकदम बीच में से होकर गुजरता है, जिससे क्या होता है कि इसको डायरेक्ट सनलाइट जो है वो पूरे साल मिलती है। तो ये अफ्रीका के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपको याद होने चाहिए। इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो आज के दिन यूएस के जो प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन, उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी उसे साइन किया था यूनाइटेड नेशन में 1996 में। और इस ट्रीटी को 1996 में साइन करने के बाद में यूएस जो है फर्स्ट कंट्री बन गई थी इस ट्रीटी को साइन करने वाली। तो यहाँ पर हम कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी की बात करें तो ये एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है, विभिन्न देशों के बीच की एक ट्रीटी है, ताकि ग्लोबल बैन लगाया जा सके न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेस्ट के ऊपर। और ये जो ग्लोबल बैन होगा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेस्ट के ऊपर, ये बाइंडिंग होगा, मतलब जिस भी कंट्री के द्वारा इस ट्रीटी को साइन किया गया है और रेटिफाई किया गया है वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव टेस्ट वो नहीं कर सकती है। तो हमने देखा कि यूएस के द्वारा इसे साइन किया गया है। इसके अलावा और भी कुछ देश हैं जो डिस्कशन में थे, लेकिन आप देखते हैं कि न्यूक्लियर टेस्ट तो होते ही रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इन कंट्री ने इसे साइन तो किया है लेकिन इसे रेटिफाई नहीं किया है। तो जब इस ट्रीटी पे डिस्कशन हो रहा था तब चीन, इजिप्ट, ईरान, इजराइल और यूएसए जो है वो इसके पार्ट थे और इनने इस ट्रीटी को साइन किया है। लेकिन वहीं पे इंडिया, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान ये ऐसे देश हैं जिनके द्वारा इन ट्रीटी को साइन भी नहीं किया है। तो इस तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, वो वर्किंग में नहीं है, लेकिन ये साइन की गई थी 1996 में और यूएस इसको साइन करने वाली पहली कंट्री थी। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कपिल देव से संबंधित। तो कपिल देव आपको पता होगा कि क्रिकेटर थे, बहुत ही फेमस, और इन्हें हरियाणा हरिकेन भी बोला जाता था। इन्हें हरियाणा हरिकेन क्यों बोला जाता था हम ये भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको इनका जो ये निकनेम है ये पता होना चाहिए। तो आज के दिन इनका नाम क्यों आया है? क्योंकि आज के दिन इनको ऑनरी टाइटल ऑफ लेफ्टिनेंट कॉलोनल मिला था टेरिटरी आर्मी में बाय आर्मी चीफ जनरल दीपक कुमार। जनरल दीपक कुमार जो कि आर्मी चीफ है, इनके द्वारा इन्हें ऑनरी टाइटल दिया गया था लेफ्टिनेंट कॉलोनल का 2008 में 24 सितंबर के दिन। तो कपिल देव जो हैं वो क्रिकेटर है, इनके बारे में आपको पता होगा। ये एक ऑलराउंड क्रिकेटर हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछ लिया जा सकता है कि कपिल देव बैट्समैन थे, बॉलर थे या विकेट कीपर थे, तो ये एक ऑलराउंड क्रिकेटर है। इसके साथ ही इनके नाम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है कि 1983 में जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था तो उस समय कपिल देव जो हैं वो कैप्टन थे और ये भारत के द्वारा जीता गया पहला वर्ल्ड कप था। पहला वर्ल्ड कप भारत ने 1983 में जीता था, ये याद रखना। उस समय टीम के कैप्टन कौन थे? कपिल देव। और किसके अगेंस्ट जीता था, किस टीम को हराया था भारत ने? तो भारत ने वेस्ट इंडीज को हराकर ये जीता था। किस जगह जीता था? लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड कहाँ पर है? लंदन में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखने हैं। इसके अलावा कपिल देव जो हैं उन्हें अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है, उन्हें पद्मश्री मिला हुआ है। इसके साथ ही इन्हें विजडन के द्वारा क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था 1983 में जब इनने वर्ल्ड कप जीता था। इसके साथ ही इन्हें पद्म भूषण भी मिला हुआ है। एक इम्पॉर्टेंट टाइटल इन्हें मिला हुआ है, इम्पॉर्टेंट अवार्ड इन्हें मिला हुआ है, वो है विजडन ने इन्हें इंडियन क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड दिया था 2002 में। तो ये बहुत बड़ी बात है, एक पूरी शताब्दी का, एक सेंचुरी का इंडियन क्रिकेटर का अवार्ड इन्हें मिला है वर्ष 2002 में, ये याद रखना है आपको। इसके अलावा इन्हें आईसीसी ने क्रिकेट हॉल ऑफ फेम का अवार्ड दिया है वर्ष 2010 में। साथ ही इन्हें यहाँ पर हमने देखा कि रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कॉलोनल दिया गया है इंडियन टेरिटोरियल आर्मी के द्वारा 2008 में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही इन्हें सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है वर्ष 2013 में। इसके अलावा कपिल देव के लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि कपिल देव ने कुछ बुक्स भी लिखी है। तो आपको पता है कि आपसे बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम में, तो यहाँ पर हम कपिल देव ने कौन कौन सी बुक लिखी है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो इनने 4 बुक लिखी है बाय गॉड्स डिक्री, पहली बुक है, दूसरी है क्रिकेट माई स्टाइल, तीसरी बुक है स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट। तो ये तीनों बुक तो
ऑटोबायोग्राफी थी। इसके अलावा हाल ही में इन्होंने एक बुक लिखी है वी द सिक्स, ये 2019 में इन्होंने लिखी थी। इन्हें द हरियाणा हरिकेन इसलिए बोला जाता है क्योंकि पहले तक ये बोला जाता था कि इंडिया में कोई भी अच्छा फास्ट बॉलर नहीं है, लेकिन ये जो है वो काफ़ी फास्ट बॉलर थे और इनकी बॉलिंग को देखते हुए इन्हें द हरियाणा हरिकेन का जो नाम है, जो निकनेम है, वो दिया गया था। इसके बाद में इसी सीरीज में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मद्रास हाईकोर्ट ने पेटिशन डिसमिस किया था जिसमें प्रीमेच्योर रिलीज की बात की गई थी। नलिनी और दो अनदर कन्विक्ट थे 2008 में जो राजीव गांधी का असैसिनेशन केस था उससे संबंधित। मद्रास उच्च न्यायालय ने 2008 को राजीव गांधी हत्याकांड में नलिनी और दो अन्य दोषियों की समय पूर्व रिहाई संबंधी याचिका जो है वो खारिज कर दी थी। तो यहाँ पर राजीव गांधी की बात हो रही है तो हम राजीव गांधी से संबंधित कुछ पॉइंट देखेंगे, साथ ही उनके असैसिनेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट देखेंगे। तो राजीव गांधी जो थे वो भारत के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे। वो 40 वर्ष की उम्र में भारत के पीएम बने थे और वो यंगेस्ट पीएम ऑफ इंडिया थे। पॉलिटिक्स में आने से पहले राजीव गांधी के बारे में आपको पता होगा कि वो प्रोफेशनल पायलट थे इंडियन एयरलाइंस में। इसके साथ ही राजीव गांधी वो व्यक्ति थे जिन्होंने इंडिया और श्रीलंका के बीच में इंडो श्रीलंका पीस अकॉर्ड जो है वो साइन किया था। ये अकॉर्ड साइन हुआ था राजीव गांधी के द्वारा और श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट थे JR जयवर्धने उनके बीच में। इसके अलावा 21 मई 1991 को ये चेन्नई गए थे, तमिलनाडु में आता है चेन्नई, वहाँ के श्री पेरू बुदेर, यहाँ पर ये एक रैली को एड्रेस करने गए थे, एक रैली में भाषण देने गए थे। हत्या कर दी गई थी इस स्थान पर। ये स्थान जो है वो भी आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, आज के दिन कंट्री का जो पहला चंद्रयान 1 था उसने डिस्कवर किया था वाटर ऑन सरफेस ऑफ मून इन 2009। देश के पहले चंद्रयान 1 ने 2009 में चांद की सतह पर पानी की खोज की थी। तो आपको पता होगा चंद्रयान 1 था जिन्होंने चांद की सतह पर पानी की खोज की थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चंद्रयान 1 जब भेजा गया था अंतरिक्ष में तो इसमें एक प्रोब था जिसे मून इम्पैक्ट प्रोब बोला गया। ये ऑर्बिटर के साथ में था। तो ये प्रोब जो है वो चांद की एक सतह पर जाकर पहुंचा था। वो जिस सतह पर जाकर पहुंचा था, जिस स्थान पर जाकर पहुंचा था, उसका नाम था शेकेलेटन क्रेटर। अब इस स्थान को नाम दिया गया था जवाहर पॉइंट क्योंकि यहाँ पर भारत का ये जो प्रोब है ये जाकर पहुंचा था। और इस प्रोब के जाने के बाद में जब वहां से इसने सॉइल निकाली, जब मिट्टी निकाली, तो उस सॉइल को बोला जाता है लूनार सॉइल, चांद की मिट्टी। साथ ही जो लूनार सॉइल है उसे बोला जाता है रेगोलिथ। तो उसका जब परीक्षण किया गया और उसकी जो तस्वीरें आई, उसकी जांच की गई, तब ये पता लगा कि जो चांद है उसकी सतह पर पानी जो है वो आइस के फॉर्म में मौजूद है, बर्फ के रूप में मौजूद है। तो इस प्रकार से भारत वो देश था जिसने ये पता लगाया कि चांद पर पानी जो है वो मौजूद है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें हम मंगलयान के बारे में बात करेंगे। तो 2014 में 24 सितंबर को मंगलयान द कंट्रीज फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन सक्सेसफुली एंटर द ऑर्बिट ऑफ मार्स ऑन दिस डे। तो मंगलयान जो है वो हमारे देश का पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन था, मतलब जिसमें हम पहली बार दूसरे प्लैनेट पर गए थे। मंगलयान के बारे में आपको पता है कि मंगलयान को रेड प्लैनेट भी बोला जाता है और हमारे देश का ये पहला मिशन था जिसमें हम हमारे प्लैनेट के अलावा किसी दूसरे प्लैनेट पर गए थे। तो इससे पहले और भी कई देशों के द्वारा काफ़ी प्रयास किए जा चुके हैं मंगल पर जाने के लिए और मंगल पर अभी तक कुल 51 मिशन हुए हैं। दूसरे देशों ने कुल 51 बार मिशन किए हैं मंगल पर जाने के लिए, लेकिन उसमें से केवल 21 मिशन सफल थे, जिसमें एक मिशन भारत का है। तो ये काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। इसके साथ ही ये जो पूरा मिशन है इसे बोला गया था मॉम। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस मिशन का क्या नाम था, मॉम। मॉम की फुल फॉर्म है मार्स ऑर्बिट मिशन अर्थात मंगलयान। मंगलयान के जाने के बाद में क्या हुआ था कि इंडिया फर्स्ट कंट्री बन गई थी पूरे देश में जिन्होंने अपने पहले अटेम्प्ट में, जब एक यान को मंगल के कक्षा में भेजा तो वो पहले ही अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हो गया। इसकी जो कॉस्टिंग आई थी वो कुल कॉस्टिंग आई थी 554 करोड़ रुपीस, जो कि बहुत कम है। अगर इसका हिसाब लगाया जाए तो ये लगभग 4 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से इसकी कॉस्टिंग आई थी, जो कि बहुत कम है और इससे भारत ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है वो प्राप्त करी थी। इसके अलावा इस तरीके से मंगल पे पहुंचने के बाद में इंडिया जो है वो चौथी कंट्री बन गई थी जिसने मंगल की सतह पर जो पहुंची है। इसके अलावा अमेरिका, रशिया और फ्रांस ऐसे देश थे जो मंगल की सतह तक पहुंच पाए हैं। और इसके साथ ही इसरो
हमारे देश की जो ऑर्गेनाइजेशन है जिनके द्वारा ये जो मंगलयान है वो भेजा गया था, वो चौथी ऐसी स्पेस एजेंसी बन गई थी, नासा, ईएसए और रॉसकॉस्मोस के बाद में जो मार्स तक अर्थात मंगल तक पहुंची थी। इसके साथ ही ये हमने देखा कि ये काफ़ी चीप मिशन था रेट में, तो ये चीपेस्ट मिशन है पूरे विश्व में। और इसके साथ ही जैसे हमने चांद पर जो है पानी की उपस्थिति का पता लगाया, तो इसी तरीके से अगर मंगल पर जो रिसर्च है वो जारी रखी जाती है तो वहाँ पर मीथेन की उपस्थिति का पता लगाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मीथेन जो है वो एक की केमिकल है, एक महत्वपूर्ण रसायन है अर्थ पर अर्थात पृथ्वी पर जो लाइफ है उसके लिए। तो इसकी उपस्थिति का मार्स में पता लगाया जा रहा है, जिससे पता लग सके कि क्या फ्यूचर में यहाँ पर लाइफ जो है उसकी पॉसिबिलिटी है या नहीं है। अगर हम बात करें कि इसे किस स्थान से लॉन्च किया गया था मंगल मिशन को, तो इसे लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। और इसके साथ ही इंडिया जो है वो एशिया की पहली कंट्री बन गई जिसने रेड प्लैनेट जो है मंगल ग्रह जो है उसकी ऑर्बिट में, उसके कक्षा में अपना स्पेसक्राफ्ट भेजा है। इसके अलावा इससे पहले चीन और जापान जो है उनके द्वारा भी कोशिश की गई थी, लेकिन वो इसमें सक्सेसफुल नहीं हुए और भारत जो है वो इस मिशन में सक्सेसफुल हो गया। तो ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। तो इस तरीके से आज का हमारा जो हिस्ट्री का डिस्कशन है वो यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं ताकि आप रिवीजन कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन विच कंट्री डिड मिसेस बीकाजी रुस्तम कामा, जिन्हें मैडम कामा भी बोला जाता था, होइस्ट इंडियाज फर्स्ट ट्राई कलर इन द 7th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड ऑन 22 अगस्त 1907? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी या जापान? तो इसका सही उत्तर है जर्मनी, हमने ये देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू लीडर्स डिड द पूना पैक्ट इन 1932? पूना पैक्ट जो है वो किन दो नेताओं के बीच हुआ था? महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के बीच में। इसके बाद में नेक्स्ट है, 1932 में देश की आज़ादी के लिए प्राण न्यौछावर करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसके बारे में भी हमने चर्चा करी, ये थी प्रीतिलता वाडेदार। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ स्वाजीलैंड? स्वाजीलैंड की राजधानी क्या है? माबाने, ये हमने देखा था। इसके बाद में, हु रूल्ड द अफ्रीकन कंट्री ऑफ जिनी बिसाओ? तो इसका आंसर है पोर्तुगीज, पोर्तुगल ने उन्हें रूल किया था। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट कंट्री टू साइन कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी? तो ये थी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसके बाद, इन विच स्टेट वाज द राजीव गांधी असैसिनेशन? राजीव गांधी की हत्या जो है वो किस देश में हुई थी? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द कंट्रीज फर्स्ट चंद्रयान-1 फाइंड वाटर ऑन सरफेस ऑफ द मून? देश के पहले चंद्रयान-1 ने किस वर्ष में चांद की सतह पर पानी को खोज निकाला था? तो 2009 में ये हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला अंतर्ग्रही मिशन मंगलयान जो है वो किस वर्ष में मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया? तो 2014 में किया था। थैंक यू फॉर टुडेज डिस्कशन। आई होप यू लाइक द सेशन। इसके साथ में हम ये जो दिस डे इन हिस्ट्री है इसके बारे में रोज चर्चा करेंगे। तो आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।